हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग चरक संहिता का जो गुल्म निदान नाम का टॉपिक है, निदान स्थान का, वो स्टार्ट करें। क्विक रिवीजन सीरीज चालू है हमारी फ्रेंड्स, और आज हमारा थर्ड टॉपिक चालू है। ठीक है, जल्दी से हम यूटी के पहले ही सारे टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स। ज़रूर आपको जो भी ये टॉपिक की क्लैरिटी है, जो भी आइडिया है, वो ज़रूर आ जाएगी। ये मेरी 100% श्योरिटी है अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा। ठीक है, तो अभी डिले नहीं करेंगे, चालू करते हैं। तो पहले हमने इसके पहले कौन से दो टॉपिक्स देखे थे फ्रेंड? पहले तो हमने ज्वर देखा था, उसके बाद रक्त पित्त। तो देखो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है, जैसे हमेशा की तरह यहाँ पे भी जो दक्ष यज्ञ है, वहाँ पे यज्ञ चालू था। उसके टाइम पे पहले ज्वर की उत्पत्ति हुई, उसके बाद रक्त पित्त की उत्पत्ति हुई, और जो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे वो इधर से उधर भाग रहे थे। ठीक है, उसी परिणाम स्वरूप गुल्म रोग की भी उसमें उत्पत्ति हो गई। तो जो भी रोग है, उत्पत्ति के क्रम अनुसार गुल्म का यहाँ पे 3rd नंबर पे टॉपिक के वर्णन किया है। यहाँ पे बोला गया है जो भी गुल्म शब्द बना है, तो गुड़ वेष्टने, ये जो धातु है उसको मक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? मक प्रत्यय ड चा स्थानी, मतलब जो ड का स्थान है वहाँ पे ल होके वहाँ पे गुल्म की मतलब उत्पत्ति हुई है, गुल्म शब्द बना है। और इसका अर्थ है आवेष्टन, मतलब बांधने, जिसको हम बोलते हैं ना बंधन करना, उसको बांध के रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 5 प्रकार के गुल्म बताए गए हैं: वातस, पित्त, कफ, सन्निपात और रक्त गुल्म। ठीक है, नॉर्मली हमें वात, पित्त, कफ ये पता है, सन्निपात भी पता है, इसमें यहाँ पे रक्त दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है भगवान आत्रेय को। किसने पूछा है? अग्निवेश ने। अग्निवेश बोल रहा है कि भगवान, अगर ये 5 टाइप के भेद है तो उसका हमें कैसे ज्ञान होगा, उसमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, ये हमको कैसे पता चलेगा? इसकी वजह से हमें डिटेल में यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है 5 टाइप के जो भी गुल्म है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अब पहला है वातज गुल्म। अभी हम स्टार्ट करेंगे वातज गुल्म। ठीक है, वातज में आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स? किसी समझो पर्सन की वात प्रकृति है, और उसको जो भी वमन, विरेचन, अतिसार है, ये सब होने के बाद मतलब ये किया है वो पेशेंट में, और वो बहुत ज़्यादा भी क्षीण हो गया है, मतलब वो ऐसे थक गया है पूरा। तो उसके बाद अगर वो वातकारक आहार का सेवन करता है, कौन सा वातकारक आहार, या फिर जिसमें शीत वीर्य रहता है, ऐसा आहार अगर सेवन करता है, तो हमें पता है वातकारक भी है और शीत भी है, तो उसके बॉडी में कौन सा दोष बढ़ेगा फ्रेंड? ऑब्वियसली वायु का प्रकोप हो जाएगा। और वायु का प्रकोप हो रहा है, या फिर जो भी वमन विरेचन है उसके टाइम पे अगर उसको वमन नहीं आ रहा है तो वो जबरदस्ती ऐसे वमन कर रहा है। ठीक है, या फिर जो भी वायु है उसको रुका के रख रहा है, मतलब हमें पता है अधारणीय वेग को हमें धारण करके कभी नहीं रखना चाहिए ना, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? धारण कर रहा है। ठीक है, पहला क्या बोला हमने? जो भी वातकारक आहार, शीतवीर्य सेवन कर रहा है, या फिर वमन नहीं आ रहा है फिर भी उसको जबरदस्ती ला रहा है, वेग को भी धारण कर रहा है, या फिर जो भी मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जो रेनी सीजन का जो भी वाटर रहता है वो हमें सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब पहले जो बोलते हैं ना ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खाना खा के वो सेवन कर रहा है। ठीक है, वो वही पानी पी रहा है जो रेनी सीजन में जो आता है रेन से, वही वाला। उसके बाद उसकी वजह से वात प्रकोप हो सकता है, या फिर ऐसे मतलब प्रवास कर रहा है, जैसे कि जो घोड़ा, ऊंट, हत्ती, बैलगाड़ी ये जो रहते हैं ना, उसके ऊपर बैठ के वो प्रवास कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? उसके बॉडी में वात प्रकोपित हो जाएगा। या फिर अति मैथुन, व्यायाम, मद्यपान, शोक, ये सब चीज़ें कर रहा है, या फिर कैसे भी बैठना उसका, वेड़े वाकड़े ऐसे बैठने, मतलब खड़े रहना, या फिर इधर से उधर जाना, ये सारी चीज़ें की वजह से क्या होगा? उसमें बहुत ज़्यादा वात प्रकोप होगा। और अगर वात प्रकोप होगा तो उसकी वजह से जो गुल्म हो जाएगा, तो उस वही वातज गुल्म के निदान है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो संप्राप्ति में, यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड दिया है, जैसे वात प्रकोपक आहार विहार उसने सेवन किया, उसकी वजह से वात प्रकोप हो गया। और उसके बाद जो भी महास्त्रोतस है, जहाँ पे आमाशय पक्वाशय, वहाँ पे ये वात जाएगा, और उस वहाँ जाके उधर में ऐसे एक गोला बन जाता है। ठीक है, वहाँ पे, और वो गुल्म उसी को बोलते हैं वातज गुल्म। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी प्रकुपित वायु है वो महास्त्रोतस में जाएगा, और वहाँ पे जाके उस, क्योंकि वात में कौन सा गुण रहता है? रुक्ष, तो कोष्ठ में वो जाके फैलेगा वहाँ पे। ठीक है, पहले तो कठिन हो जाएगा, रुक्ष और कठिन हो जाएगा, और उसके बाद फैलेगा वहाँ पे, और वहाँ पे एक ऐसे गोला बन जाता है। और वो गोला कहाँ पे जाके रहता है? तो हृदय, बस्ती, कुक्षी, नाभि, ये इसमें से कोई भी एक प्लेस पे जाके स्थान संश्रय करेगा। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड, स्थान संश्रय कहाँ पे कर रहा है? वो हृदय, बस्ती, दोनी, कुक्षी, नाभि, इस प्लेस में। और वहाँ जाके अगर स्थान संश्रय कर रहा है तो मतलब क्या करेगा? वहाँ पे शूल निर्माण करेगा।
शूल निर्माण करेगा और वहाँ पे वो गाठी बनाएगा, ठीक है। मतलब गाठी मतलब कैसे, लेंथ वाइज ऐसे गोल ऐसे कुछ गाठी बना देगा, और उसको वो जो गोला बन रहा है, जैसे समझो कोई तंतु है एक में ऐसे चले जाए तो वो जैसे ऐसे पूरा ऐसे एक में चला जाता है और ऐसे गांठ बन जाती है, उसी तरह से जो गुल्म बनता है उसी को वातज गुल्म बोला गया है। तो यहाँ पे दोष कौन सा प्रधान आप लोगों को पता है, तो वातज, ठीक है, क्योंकि वातज देख रहे हैं तो वातज ही प्रधान, ठीक है। इसमें नेक्स्ट वाला निराश्रय, मतलब क्योंकि दुष्य देखो यहाँ पे दुष्य तो कोई है ही नहीं, तो इसको बोलेंगे हम लोग निराश्रय। अधिष्ठान कौन सा है, तो यहाँ पे कहाँ जाके रह रहा था, पार्श्व हृदय नाभि बस्ती, और स्रोतस का कौन सा है, महास्रोतस। तो इसकी लक्षणें क्या क्या हो जाएंगी, इसमें से कुछ कुछ तो आपको भी पता है फ्रेंड, जैसे कि देखो वो जो मतलब उसका जो आकार होगा गुल्म का, वो कभी बड़ा कभी छोटा हो सकता है, या फिर वो जब इधर से उधर मुंह करेगा तो उसकी वजह से वेदना भी हो जाएंगी, ठीक है। और फिर जैसे आंख के ऊपर जैसे वो चिटकी ये रहती ना अपनी, क्या बोलते हैं उसको, मूंगी, वो आए जैसा लगेगा, या फिर सुई जैसी चुभती है ना उसके टाइप्स वेदना हो जाएगी, उसको ऐसे फाड़ मतलब स्किन को ऐसे फाट गया वैसे लगेगा। और क्या बोला है यहाँ पे, और एक चीज़ आपको जो कॉमन याद रखनी है, जो भी हमें कलर्स हम हमेशा जैसे लर्न करते हैं, नेल्स है, नेत्र, मल मूत्र, इनका जो कलर रहेगा वो ब्लैक और रेड रहेगा, ठीक है। ये मतलब नॉर्मली भी आप अरुण वर्ण याद रख सकते, कहीं पे भी हम पित्त वाला लेते हैं तो अरुण वर्ण। इसमें प्लीहा वृद्धि भी होती है, ये भी याद रखना है। स्टमक में ऐसे गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आएगा, कुछ भी पचन नहीं होगा, डाइजेशन ही नहीं होगा। और यहाँ पे शूल किस किस में होगा, मन्या में, शीरह में, शंख प्रदेश में शूल हो जाएगा, ये चीज़ें याद रखनी है। और नाइट में जो है हमें फीवर आ जाएगी, ये भी याद रखनी है। जो मुंह है पूरा ऐसे सूख जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 पॉइंट आप याद रखो। पित्तज गुल्म, अभी इसके हेतु क्या है पित्तज वाले के, तो यहाँ पे देखो पित्तज मतलब क्या है, समझो एक आधा कोई पर्सन है, वो मतलब अभी हमने उसको चिकित्सा करके ऐसे क्रूश बना दिया है, मतलब कोई ऐसा था जो फैटी था लेकिन उसको अभी हमने क्रूश बना दिया है, और वही व्यक्ति क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा अम्ल पदार्थ, खारट, ऐसे तिखट, ज़्यादा जैसे उष्ण पदार्थ, तीक्ष्ण, इसका सेवन कर रहा है, चटनी, लोंचे, ये सब कुछ खा रहा है। या फिर जो मद्य प्रोसेसिंग के वक्त अगर कोई मद्य है, अल्कोहल है, उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं हुआ है तो वैसे ही मद्य का वो सेवन कर रहा है। या फिर ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा है, या फिर जो ऐसे अम्ल ज़्यादा फल वगैरह सेवन कर रहा है, या फिर जो भी अन्न मांस वो खा रहा है, वो अजीर्ण मतलब उसके बॉडी में पहले वाला डाइजेस्ट नहीं हुआ था फिर भी अभी डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, सॉरी पहले डाइजेस्ट नहीं हुआ था फिर भी वो खा रहा है तो भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि जो भी मल मूत्र है उसको रोक के रख रहा है, यहाँ पे भी हमने देखा था मल मूत्र को, जो अधारणीय वेग है उसको रोक के रख रहा है, ये कॉमन पॉइंट है, सभी में कॉमन है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ज़्यादा जहाँ पे हवा आती है वहाँ पे जाके बैठना, या फिर ज़्यादा धूप में ज़्यादा घूमना फिरना, तो ये सारी चीज़ें की वजह से पित्त भी प्रकोप हो जाएगा, ठीक है। उसमें पित्त प्रकोप की संप्राप्ति और लक्षण में क्या बताया है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सेम है, कुछ उतना डिफरेंस नहीं है। पहले क्या होगा, पित्त जो भी है आमाशय मतलब जो भी प्रकोपित पित्त है वो आमाशय के एक जो भाग है वहाँ पे जाके बैठेगा और वहाँ पे वेदना निर्माण करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रकोपित हुआ वायु है, ठीक है। उसके बाद वो जो भी उदर, वक्ष और कंठ, इसमें दाह, क्योंकि दाह उत्पन्न करना इसका मतलब पित्त का ही लक्षण है ना, तो उदर, वक्ष और कंठ में दाह निर्माण करेगा। और हमेशा ऐसे अम्ल डकेर आता रहेगी, जो भी डकार आती है वो कैसे आ जाएगी, अम्ल, ठीक है। और गुल्म का जो स्थान है वहाँ पे भी दाह हो जाएगी। और उसके बाद जो भी मतलब ऐसे लगेगा कि मतलब ऐसे जैसे उष्ण उष्ण वाफे निकलते हैं ना मुंह से वगैरह, वैसा फील होगा। जो भी अंग वगैरह है वो कैसे ओलेचिम होगा, मतलब पूरे ऐसे भीगा हुआ लगेगा। जैसे कि गुल्म स्थान में स्पर्श असहत्व, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी हम लोग टच करते हैं तो ऐसा लगेगा कि उसको बहुत परेशानी हो जाएगी, ठीक है, उसको वो टच करने नहीं देगा। अंग पे जो भी शहारे हैं वो आ जाएंगे, ऐसे कांटे मतलब बाल जैसे खड़े हो जाते हैं ना वैसे, ठीक है, वो भी याद रखनी है आपको। और हमने जो भी वो कलर देखा था नेत्र नख वाला, वो वाला, तो वो वहाँ पे हरे मतलब हल्दी की जैसे या फिर पीले रंग का आप लिख सकते हो, उसका कलर हो जाएगा। ये सब पित्तज गुल्म है। और क्या बोला है, पित्तज गुल्म का अगर हमें पेन अगर ज़्यादा होता है तो वो उसके अपोजिट वाला उसको खाने की इच्छा होगी, ठीक है।
और अगर उसके अपोजिट वाला वो आहार विहार करता है तो उसको लाभ हो जाएगा, वही यहाँ पे बात दी है। अभी हम लोग देखेंगे कफस गुल्म के बारे में। तो सेम ही है इसमें भी, जो भी कफस गुल्म रहता है, समझो एखादा व्यक्ति है जो कृश था तो अभी वो बहुत ज़्यादा अधिक सेवन कर रहा है, खाना ज़्यादा खा रहा है, स्निग्ध गुरु या फिर मधुर अधिक सेवन कर रहा है, या फिर जो भी मैदे वाले पदार्थ रहते हैं, मैदे वाले पदार्थ वो भी ज़्यादा खा रहा है, जो भी अपना शुगर कैन रहता है उसके भी पदार्थ अगर खा रहा है, दूध मिल्क से बने हुए पदार्थ या फिर उड़द जो भी दाल है उसके भी पदार्थ अगर वो ज़्यादा खा रहा है, दही, मद्य, ग्रीन वेजिटेबल्स इसका भी ज़्यादा सेवन अगर कर रहा है, या फिर मांस जो रहता है पशु पक्षी का वो भी ज़्यादा खा रहा है, या फिर जो भी मलमूत्र है उसको भी धारण करके रख रहा है, ठीक है, तो अकंठ मतलब पूरा खा रहा है और फिर ऊपर से पानी भी पी रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी कफ है वो वायु के साथ साथ प्रकोपित हो जाएगा, ठीक है। तो ये कफस गुल्म है। उसकी लक्षण क्या क्या है, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है। तो अगर ज़्यादा अगर ऐसे होता है तो इसमें जो भी कुपित कफ है, मतलब बड़ा हुआ जो कफ है, मतलब वो इंसान को ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे क्या बोलते हैं, ठंडी जो रहती है ना, ठंडी लगेगी और फिर उसके बाद फीवर भी आ जाएगी, उसको अन्न खाने की इच्छा नहीं होगी, वेदना हो जाएंगे, रोमांच, हृदय रोग, वमन, निद्रा, आलस्य, ऐसे लगेगा उसके कि उसके आंग पे किसी ने जो भी वेट वाले जो क्लॉथ्स रहते हैं वो डाल दिए, ऐसा लगेगा उसको। और उसके बाद श्वास, कास, प्रतिशाय, राजेक्ष्मा ये सब उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो स्थूल हो जाएगा और सुप्ति निर्माण हो जाएगी। जो भी ये हमने देखा था मलमूत्र, नख, नेत्र, इसका जो वर्ण है वो मतलब जैसे वाइटिश रहता है, पेल वाइटिश वो हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। और सेम चीज़ याद रखनी है कि अगर इसके विपरीत हम लोग लेते हैं तो उसको अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद त्रिदोषज, ये तो सभी को पता है, त्रिदोषज वाला जो रहता है वो असाध्य रहता है, जिसमें तीनों दोषों की लक्षणें आती है, और ये तज्ञ जो मतलब जो ज़्यादा एक्सपर्ट वाले जो डॉक्टर रहते हैं उनको ही समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रक्तज, लास्ट वाला जो दिया है रक्तज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। रक्तज मतलब क्या रहता है, ओनली जो भी स्त्री रहती है ना, मतलब लेडीज, उसमें ही ये पाया जाता है। जो ओहम रहता है ना उसमें अवरुद्धता, मतलब वो जो ओहम है ना वो निकलता ही नहीं है, ठीक है। हमें पता है हर महीने में स्त्री में एक ओहम निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, उसके जो भी गर्भाशय रहता है वहाँ पे अवरुद्धता आ जाती है, उसकी वजह से वो ओहम वहाँ से निकल ही नहीं पाता है, उसकी रुद्धता हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दिया है इसका निदान, मतलब हेतु क्या हो सकता है कि स्त्री पूर्व स्वाधीन, परस्वाधीन, इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचती है, जैसे कि उसके जो भी मतलब वडीलधारी मंडली यहाँ पे दिया है, पति मतलब जो भी उसका पति है, लड़के लड़कियाँ है, या फिर कोई भी ऐसे बड़े जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ऐसे जो रहते हैं ना लोग, तो उनकी बहुत ज़्यादा जो सेवा करती है, और उस चक्कर में जो भी मलमूत्र है उसका वेग भी वो ऐसे ही धारण करके रखती है, जाती नहीं टाइम पे, ठीक है। तो और अपरिपक्व गर्भपतन, अगर मतलब उसमें ओहम रिलीज भी हो रहा है तो वो अच्छे से पूरा मतलब तैयार होने से पहले ही अगर वो निकल रहा है, या फिर प्रसूति मतलब जैसे डिलीवरी उसकी होती है उसके बाद उसमें लगेज मतलब कुछ दिन में ही वो अगर ऐसा खाना खाना स्टार्ट करती है जिसमें वात प्रकोप ज़्यादा होता है ऐसे, तो उस केस में भी उसमें रक्तज गुल्म हो सकता है, ठीक है। उसकी संप्राप्ति में क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिया है कि जो भी वहाँ ऊपर जो हमें हेतु देखे थे हमने इसमें, तो अगर वो ज़्यादा अगर बढ़ता है तो जो भी वायु रहता है वो योनि के मुख में मतलब वजाइना में जाके रहता है, और जो भी अर्थ अंदर से बाहर आ रहा होता है उसको आने नहीं देता है, मतलब उसको रुद्ध करके रख देता है, ठीक है, उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। और जो भी मतलब हर महीने में जो भी आर्तव रिलीज होता है स्त्री के बॉडी से, तो वो बाहर ही नहीं आ पाता है, उसकी वजह से उसके पेट ऐसे बढ़ने लगता है, तो ऐसे लगता है कि वो लेडीज अभी प्रेग्नेंट है, क्योंकि एक दो ऐसे 2-3 महीने अगर वो वैसे ही रह गया तो वो पेट बढ़ने लगता है, पेट मतलब स्टमक ऐसे बाहर दिख रहा है, तो ऐसे लग सकता है कि उसमें वो वुमन जो है प्रेग्नेंट है, ऐसे लगता है, ठीक है। यहाँ पे लक्षण क्या क्या हो जाएंगे फिर इसमें कि नहीं, वो जो स्त्री रहेगी उसके बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन हो जाएगा, कास, श्वास, अतिसार, अरुचि, अपचन, अंगमर्द, निद्रा, आलस, तैमित्य, श्वास नहीं सॉरी कास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके मुख से ज़्यादा कफ बाहर निकलेगा, ऐसी पूर्व लक्षण उसमें दिखेंगी। और जो भी उसके जो भी मैमरी ग्लैंड्स रहेंगे उसमें से दूध भी बाहर मतलब मिल्क वहाँ से बाहर आ जाएगा, उसके जो भी लिप्स रहेंगे और वो जो एरिया रहेगा मैमरी ग्लैंड का वो पूरा ब्लैकिश पड़ जाएगा, ठीक है। और ऐसे हमेशा उसके आँख ऐसे लग जाएंगे अपॉप,
वोमिटिंग हो जाएगी, उसको डोहाड़े मतलब जो पैर रहते हैं वो भारी भारी लगेंगे। नाभि से जो भी मतलब वो रहती है रोम राज्य जिसको बोलते हैं वो दिखने लगेगी, ठीक है। और जो भी योनि है वो योनि मार्ग वो बड़ी हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी, और वहाँ पे दुर्गंधी भी आ जाएगी और जलस्त्राव वहाँ से बहुत सारा पानी निकलेगा। और उसके बाद वो जो गुल्म रहता है वो स्पंदन मतलब ऐसे फील भी हो सकता है हमें, ठीक है। मतलब अगर कोई अनुभवी नहीं है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वो गर्भिणी है, मतलब प्रेग्नेंट है, ऐसा बोल सकते हैं जिनको पता नहीं है इसके बारे में। यहाँ पे एक डिफरेंस दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहले हम लोग मतलब ये डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे कि अर्बुद, विद्रदी और गुल्म के बारे में दिया है। तो इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे अर्बुद दिया है तो आपको बस इतना याद रखना है, इसमें सेम त्रिदोषस रहता है तीनों भी। गुल्म में अभी हमने देखा ना सभी में वात आ रहा है कॉमन, ठीक है, तो वात प्रधान है ये। विद्रदी पित्त प्रधान है और अर्बुद जो रहता है वो कफ प्रधान है, ठीक है। अर्बुद जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है, और विद्रदी मतलब एब्सेस जिसको बोलते हैं, और गुल्म को हम एब्डोमिनल लंप बोलते हैं। ये सभी को मतलब माइंड में रखो, ठीक है। दुष्य में इसमें हमने देखा कि कोई भी दुष्य नहीं है, निराश्रय है, लेकिन इसमें और इसमें कॉमन है, बस इसमें त्वचा एक्स्ट्रा दिया है, बाकी रक्त मांस मेद, ठीक है, इसमें भी रक्त मांस और मेद तीनों दिए हैं, ठीक है। अधिष्ठान इसमें अर्बुद कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी भाग पे, लेकिन विद्रदी जो रहते हैं बस अस्थि में हो सकते हैं, कोई भी अस्थि हो सकती है वो, कुक्षी वंशन वगैरह। गुल्म जो रहता है उदर में होता है, ठीक है। उदर में भी अभी हमने देखा पार्श्व, हृदय, नाभि और बस्ती में। इसके भेद मतलब ये दोनों के कॉमन भेद है, बस इसमें क्षतज ऐड किया है। जो भी हमने देखा वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस और रक्तस ये कॉमन है, लेकिन विद्रदी में क्षतज एक ऐड किया है। यहाँ पे वातस, पित्तस, कफस है, यहाँ पे मांसस और मेदस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुख्य लक्षण क्या है, इसमें बहुत कम पीड़ा रहेगी, वो पकेगा नहीं, ठीक है, और स्थिर रहेगा, विशालकृति बढ़ता जाएगा और खोल मांस में उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये जो रहता है बहुत पीड़ा देता है, पीड़ा युक्त रहता है, किसी को भी चिपक मतलब जल्दी पिक जाता है, मतलब ऐसे पकवा जल्दी हो जाता है। मतलब ये जो रहता है उसका जो भी बेस रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है, और वहाँ पे स्थिर रहता है और वहाँ से स्त्राव भी निकलता है। और गुल्म ये वाला जो रहता है वो हृदय और नाभि में जो ग्रंथि स्वरूप में स्थिर रहता है, कभी अस्थिर भी हो सकता है, और इसकी जो आकार रहता है कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अनाह, आंत्रकुर्जन, मलमूत्र, अपान वायु में अवरोध और सकष्ट प्रवृत्ति, ऊर्ध्ववात, और वो पकता नहीं है, ये याद रखना है। उसके बाद गुल्म और अंतर्विद्रदी दिया है, अंतर्विद्रदी, ठीक है। तो गुल्म जो रहता है निराश्रय रहता है, हमने अभी देखा, लेकिन ये आश्रय किसके आश्रय से रहता है, रस, रक्त, मांस के, ठीक है। पहले क्या होता है, दोष खुद गुल्म बन जाता है और उसके बाद गुल्म रोग उत्पन्न करता है। लेकिन अंतर्विद्रदी में क्या होता है, इसका जो भी आश्रय रहता है मांस और रक्त यही रहता है, ठीक है। इसका पचन नहीं होता है, गुल्म का पचन नहीं होता है, लेकिन अंतर्विद्रदी का पचन होता है, ठीक है। ये हमने देखा दोषाश्रय होता है, क्या देखा हमने, इसका दोषाश्रय होता है, लेकिन ये रक्त और मांस आश्रय रहता है। ये अचल रहता है, संचारी, और ये स्थिर रहता है। ये उग्र स्वरूप में उसकी मतलब क्या बोलते हैं ग्रोथ होती है, लेकिन ये जैसा है वैसा ही रहता है। अभी हम लोगों को एक बात कंफ्यूज हो जाएगी, यार अभी तो हमने रक्तस गुल्म देखा, और कभी कभी कोई कोई बोल भी सकता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। अगर किसी में रक्तस गुल्म होता है तो अंग रहित, मतलब कहाँ पे भी हो सकता है ना, ये वाला पिंडाकार स्पंदन, स्पंदन इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन ये अंग सहित मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट पे हम लोग देखते हैं गर्भ की ये होता है। और उसके बाद गुल्म के स्थान पे मतलब लेट वहाँ पे स्पंदन होता है, लेकिन इसमें हमेशा ही होता है, क्योंकि हमें पता है बेबी आया एक बार पेट में तो वो स्पंदन नहीं चालू, क्योंकि उसका हार्ट ऐसे ये करता रहता है ना। सशूल स्पंदन इसमें कि नहीं, शूल मतलब वेदना भी हो जाएगी, उसके साथ स्पंदन हो जाएगा, लेकिन इसमें शूल रहित रहेगा, ठीक है। इसमें जो गति रहेगी अनिश्चित गति रहेगी, लेकिन इसमें जो गर्भ रहता है उसमें नियमित क्रम से गति उत्पन्न होती है। इसमें मतलब जो भी 10 मंथ रहता है उसके बाद भी स्पंदन होता है, लेकिन हमें पता है गर्भ जो रहता है 9th मंथ के ही बाद कुछ दिन के बाद वो डिलीवर हो जाता है, तो उसके बाद नहीं होता है। और इसको स्टेथोस्कोप से नहीं हम लोग जान सकते, लेकिन गर्भ को जान सकते हैं। गुल्म और शूल में क्या डिफरेंस है, तो गुल्म जो रहता है शूल होता है, अगर किसी को गुल्म हुआ है तो उसमें शूल रहता है, ये शूल में भी शूल होता है। इसको गुल्म के साथ ही शूल होता है, लेकिन इसमें गुल्म के सिवाय भी इसमें शूल हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि गुल्म हुआ नहीं तो भी शूल होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें लंप सहित शूल होता है, लेकिन इसमें लंप रहित शूल होता है। पूर्व रूप देखेंगे अभी हम लोग।
पूर्व रूप मतलब क्या, हमने जो 5 टाइप देखे तो उसमें किसी को अगर गुल्म होने वाला है तो उसमें कैसे पता चलेगा? तो वो जो इंसान रहेगा उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, कुछ भी खाया हो तो उसकी मतलब गोड़ी नहीं है, मतलब चौ भी नहीं लगेगी, डाइजेस्ट भी नहीं होगा, कभी वो डाइजेस्ट हो सकता है कभी नहीं, ऐसे। और उसको बहुत ज़्यादा डकार आ जाने लगेगी, ठीक है। और जो भी अपने जो क्या बोलते हैं उसको अधारणीय वेग है ना, वो उसको नॉर्मल जो वेग आते हैं ना उसमें नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो जो उत्सर्जित हो जाएगा ना वो बहुत अल्प प्रमाण में उत्सर्जित होगा, कभी कभी तो उत्सर्जन भी उसका होगा नहीं प्रॉपरली, मतलब रिलीज नहीं कर पाएंगे हम लोग, और अगर कभी होगा तो बहुत अल्प प्रमाण में, ये याद रखना है। इसमें शूल, आटोप, अंतरकुजन, रोमांच, उदावर्त ये सब होगा। भूख, इसमें भूख भी नहीं लगेगी और दौर्बल्य आएगा, मतलब कितना भी अच्छे से हम लोग भोजन करें तृप्ति कर तो भी उसको वो सहन नहीं होगा, ये याद रखना है आपको। इसमें जितने भी गुल्म है, मतलब जितने भी हमने गुल्म है उस सभी में देखा है वायु, मतलब वायु उसमें प्रधान है ना, वायु के सिवाय हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे चिकित्सा, अभी चिकित्सा का क्या है देखो, अगर किसी में सन्निपात है मतलब त्रिदोष वाला है तो हमें पता है त्रिदोष वाला तो असाध्य ही रहेगा, ठीक है। अगर एक ही दोष वाला है, एक दोषज वाला है ना, तो उसकी जैसा दोष है उसके अनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगर दो दोष वाला है तो मतलब उसमें देखना चाहिए कि कौन से दोष की वजह से ज़्यादा उपद्रव हो रहा है, जैसे गुरुता और लघुता। गुरुता मतलब किसी में सिम्टम्स है तो वो ज़्यादा है, अभी समझो वात वाले जो भी है वो ज़्यादा सिम्टम्स उसके वात के हैं और कम कफ के हैं, ठीक है, दोनों का कंबाइन है। तो हमें याद रखना है जो भी जिसके ज़्यादा सिम्टम रहेंगे उसको पहले कंसिडर करना है। और ऐसा होता है गुरु मतलब गंभीर उपद्रव जिसमें होता है उसकी पहले चिकित्सा करनी चाहिए, और लघु मतलब जिसमें कम उपद्रव है मतलब लेस सिम्टम्स है तो उसकी बाद में करनी चाहिए। अगर हमें ऐसा कंडीशन आ जाए बहुत तुरंत हमें चिकित्सा करनी है और उसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा दोष मतलब बढ़ा हुआ है कौन सा कम है, तो उसमें आपको याद रखना है कि वात की ही चिकित्सा आपको करनी है, ठीक है। और हमें पता है स्नेहन स्वेदन हम जो करते हैं तो उसमें वात नाशक होता है ना, वात कम हो जाता है, तो स्नेहन के बरोबर मृदु विरेचन भी करना है हमें और बस्ती भी देनी है, ठीक है। और उसके साथ अम्ल, लवण, मधुर रसयुक्त पदार्थ अगर सेवन करेंगे तो वात का शमन हो जाएगा। और मतलब रिमेनिंग जो दोष का हम चिकित्सा कर रहे हैं उसको अगर हमने थोड़ा सा भी चिकित्सा कर लिया, अल्प चिकित्सा यहाँ पे दी है, जो भी गुल्म रोग में है ना, सबसे पहले तो हमें वात की चिकित्सा करने को बोला है, और जैसे ही वात का शमन होता है उसके बाद हमने अगर दूसरे दोष को कम करने के लिए अल्प चिकित्सा भी की तो भी वो ट्रीट हो सकता है। तो यही था फ्रेंड्स, थैंक यू।